Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So today is our second part from the previous year question paper analysis for UPPSC. So जो previous lecture था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था कि द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इन पॉन्ड इज डन बाय यूजिंग, सो आंसर इज फिशेस, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर चुका मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हमने कम ही कवर करे थे प्रीवियस लेक्चर में, 15 क्वेश्चन कवर करे थे, लेकिन अच्छी तरह से कवर कर रहे थे। मीन्स ऐसे कवर कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस का जो टॉपिक है उस टॉपिक से अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली कर पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है लाइक लंदन हाइड पार्क स्पीकर्स कॉर्नर विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। देखो आंसर पहले ही लगा रखा है मुंबई। तो जो लंदन हाइड पार्क है वो किस सिटी में सिचुएटेड है, तो आंसर है मुंबई, ठीक है। जो लंदन हाइड पार्क है ना उसका जो एरिया है, टोटल एरिया ये 350 एकड़ का है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इसका जो हेरिटेज है ये एक मिक्स कल्चरल साइट है, ठीक है। एक मिक्स साइट है। मिक्स साइट का मतलब कि जो फ्लोरा और फोना की जो रेंज है, जो वैरायटी है वो बहुत वाइड है, ठीक है। इसलिए इसको हम मिक्स कल्चरल साइट बोलते हैं। तो आंसर समझ गए ना, मुंबई है। कहाँ पर सिचुएटेड है लंदन हाइड पार्क? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेम ऑफ द मंगलयान MOM एज गिवन बाय इसरो स्टैंड फॉर। देखो एक मिशन था मंगलयान मिशन, तो उस मिशन में जो MOM की फुल फॉर्म है वो पूछिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला है मार्स ऑर्बिटल मिशन, दूसरा है मार्स ऑर्बिटल मोड, थर्ड ऑप्शन है मार्स ऑर्बिटर मिशन, और फोर्थ ऑप्शन है मंगल ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। देखो अगर इसके बारे में नहीं भी पढ़ा तो इतना आइडिया तो लगा लोगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, मंगल ऑर्बिटल मिशन तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम सब ने सुना तो होगा ही MOM के बारे में, दैट इज द मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। तो जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ना थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो आंसर सही आंसर है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो MOM की फुल फॉर्म है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन। हम सबको ये पता थी कि फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, लेकिन ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटर है, ठीक है। ऑर्बिटल कोई टर्म नहीं है, ऑर्बिटर टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर है सी, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो देखो इसरो के बारे में सबको पता ही है, तो एक बार मंगलयान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मार्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। देखो मैं ना ये पूरी PDF इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्यूचर में रिवाइज करोगे ना तो बता देना, कमेंट में कर देना ये जो PDF है। देखो ये पूरी जो क्वेश्चन नंबर की PDF है ना, क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 11, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये अगर आप एक बार देख लोगे, इससे गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपको याद आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 है मास ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। मास ऑर्बिटर मिशन किसके अंडर है? इसरो के अंदर, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को। और इस ये जो है MOM, जब इसरो ने MOM को लॉन्च किया तो उसके बाद जो इसरो की पोजीशन है वर्ल्ड में वो 4th नंबर पर आ गई थी, ठीक है। 4th नंबर पर किस किस के बाद? सबसे पहले तो देखो किस किस के बाद, रोस्कोमोस, नासा, और जो ESA है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इन 3 के बाद जो 4th नंबर पे वर्ल्ड में पोजीशन थी ना स्पेस रिसर्च में, वो इसरो की आ गई थी। किसके बाद? ये जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये लॉन्च करने के बाद, ठीक है। और ये जो लॉन्च हुआ, इस लॉन्च में जो व्हीकल यूज हुआ उसका नाम था
PSLV C25, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि देखो PSLV की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन जो MOM में यूज़ हुआ, जो मंगल मिशन में यूज़ हुआ, वो है PSLV C25, ठीक है। तो इसका जो एम था MOM का, वो क्या था? इसका एम देखो था कि देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो जो मार्स है, मार्स का जो सरफेस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ये लॉन्च किया था। उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि जो मार्स का सरफेस है, उस सरफेस पर कितने टाइप की गैस प्रेजेंट है, क्या वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, क्या पास्ट में लाइफ थी या फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो मार्स है उसके सरफेस को एनालाइज करना, उसके सरफेस को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ताकि हम सरफेस फीचर्स के बारे में पता लगा सकें, ठीक है। और एक जो यहाँ से बात पता चली थी, वो पता चली थी कि इसके जो सरफेस है वहां पर मीथेन प्रेजेंट है, कि जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में मीथेन प्रेजेंट है। तो मीथेन प्रेजेंट होने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में उस प्लेनेट पर लाइफ रही होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट, ठीक है। तो देखो ये एक सक्सेसफुल मिशन था इसरो का, जो कि था मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि जो मंगलयान है, मंगलयान मिशन है, उसमें जो MOM है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म, सिर्फ फुल फॉर्म पूछी थी, लेकिन हमने पूरा समझा दिया कि किस लिए, क्या एम क्या था, कौन सा व्हीकल यूज हुआ था और कौन सी डेट को ये लॉन्च किया था। जो डेट थी, देखो डेट याद रखना, डेट कौन सी थी? डेट थी 5 नवंबर 2013, ठीक है। तो आंसर तो पता ही चल गया, आंसर हमारा है मार्स ऑर्बिटर मिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर विनिंग द T20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, देखो T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन द ICC रैंकिंग बिकम वन। इसको जीतने के बाद जो इंडिया की रैंकिंग थी ICC, ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक पर आ गई थी, प्रीसीडिंग पोजीशन विच वाज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट रैंक पर आने से पहले जो रैंक थी इंडिया की ICC में T20 में, वो क्या थी? तो वो थी 7th, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, डाटाबेस क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे, नहीं पता तो इसको एस्केप कर देना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया amongst 158 country of the world according to the World Happiness Index 2015 report released by UN in April 2015। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो इंडिया है, इंडिया की रैंक कौन सी है, कौन सी थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2015 में, जब जो सर्वे किया था वो 158 नेशन का सर्वे किया था, ठीक है। तो 2015 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी वो देखते हैं। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो सुना ही होगा, देखो ये ना काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स के बारे में एक वीडियो में ना जितने भी इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जितने भी इंडेक्स है, तो वो सब इंडेक्स कवर कर लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इंडेक्स के क्वेश्चन से। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन था कि 2015 में इंडिया की क्या रैंक थी। तो 2015 में इंडिया 117 पोजीशन पे था। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 2019 पर जो इंडिया की रैंक थी वो और ख़राब हो गई, 140 रैंक पर आ गया। और जो अभी करंट 2020 में जो इंडिया की रैंक है, वो इंडिया 4 प्लेस और खिसक गया नीचे की तरफ। तो जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 में, वो 144th रैंक है, 144th रैंक, ठीक है। तो देखो 2015 से 2020 तक
एक बड़ा चेंज आया जो रैंकिंग है इंडिया की किस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसका मतलब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे या ईयर बाय ईयर उसकी जो हैप्पीनेस है वो कम होती जा रही है। मीन्स इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो खुश नहीं है, इससे ये पता चलता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से। ठीक है, वैसे देखो कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पिछले कुछ ईयर्स में पाकिस्तान की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, देखो जो 2020 में जो पाकिस्तान की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पोजीशन थी वो क्या थी, वो थी 66 पोजीशन थी। देख लो अब 2020 का डाटा है, इंडिया की है पोजीशन 144 और जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो 66 पोजीशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक बड़ा डिफरेंस है दोनों ही कंट्री के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, देखो 2015 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा था, 117 थी। हमें अब पता होना चाहिए कि 2020 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है, 144। देखो अगर इंडिया की 144 है, पाकिस्तान की 66 है, तो टॉप पे कौन सी कंट्रीज रहती हैं। देखो हमेशा ही लगभग टॉप पे जो कंट्री रहती है वो लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, जैसे कि इस बार का डाटा बता रहा हूँ 2020 का, जो नंबर 1 पे है वो स्विट्जरलैंड है, उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, तो ये वो कंट्री है जो कि हर साल टॉप 10 में रहती हैं। ठीक है, और वो क्यों, एक रीज़न ये भी है कि इन कंट्रीज़ में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम है। मीन्स इन कंट्री में जो पॉपुलेशन रहती है ना वो रिलीजियस को नहीं मानती, किसी भी धर्म को नहीं मानती। इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पॉपुलेशन ऑफ अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, और जो 2020 में जो नंबर ऑफ नेशन का सर्वे हुआ वो हुआ 156। ठीक है, देखो 2015 में 158 158 में से इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 117, और 2020 में 156 में से इंडिया की जो पोजीशन है वो 144 है। अब देख लो नीचे से मान नीचे से कितने पास है इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 117। ठीक है, देखो जिसका भी ये पेपर है उसने पढ़ के नहीं किया होगा इसके बारे में, तो क्योंकि इंडेक्स तो पढ़ना ही चाहिए, उसने जो आंसर लगा रखा है वो है 113th पोजीशन, जो कि गलत आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 117। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन हैज बीन प्रपोज्ड बी सेटअप इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये स्पेसिफिकली यूपी की करंट अफेयर का है। तो क्वेश्चन है कि यूपी में जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो आंसर है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के अंदर यूपी का पहला साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद देखो अभी जो फिलहाल साइबर पुलिस स्टेशन है ना वो एक, देखो पहला तो कहाँ था, पहला लखनऊ में है, लखनऊ में था। उसके बाद जो अभी है, अभी नोएडा में भी है साइबर पुलिस स्टेशन। ठीक है, और मेरठ में अभी इसी साल की करंट न्यूज़ है, मेरठ में एक लैब ओपन करी जिसका नाम है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब। ठीक है, तो ये कहाँ एस्टेब्लिश करी, ये करी मेरठ में। नाम क्या है, नाम है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब, कि जो सोशल मीडिया पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो उन पर जो कंटेंट है वो कुछ गलत कंटेंट तो नहीं है, रॉन्ग कंटेंट तो नहीं है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक लैब एस्टेब्लिश करी। और कहाँ पर करी, मेरठ में। ठीक है, तो ये करंट था और आंसर तो पता ही चल गया कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है
कि द फर्स्ट पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन बना था यूपी में, वो कहाँ बना था? वो बना था लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट has been launched by the preservation of AIDS prevention of AIDS in the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि देखो 4 प्रोजेक्ट के नाम दे रखे हैं, प्रोजेक्ट एराइज, प्रोजेक्ट फेथ, प्रोजेक्ट सनराइज, प्रोजेक्ट शार्प, कि इन चारों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, किसके लिए? कि एड्स से प्रिवेंशन के लिए लॉन्च किया था। कहाँ पर? स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो इसके बारे में ना पूरा डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कट। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है प्रोजेक्ट सनराइज। ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज, जो कि लॉन्च किया था, किसने किया था? जो यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम पर, यूनियन मिनिस्टर थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट सनराइज। किस लिए? टू प्रिवेंट एड्स। कहाँ पर? सिर्फ स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ना, वहां पर किया था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किया था। देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या क्या आता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है ना, वो आते हैं। 7 सिस्टर स्टेट को याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो ट्रिक है, आत्मा करके आप याद कर सकते हो, ATMNS, ए का स्क्वायर एम का क्यूब। ठीक है, देखो ए से क्या बनता है? ए से हमारा आसाम और अरुणाचल प्रदेश। टी से त्रिपुरा। एम से देख लेते हैं मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एम से। एन से देखते हैं, एन से हमारा हो गया क्या? नागालैंड। और ऐसे हमारा हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं। तो यहाँ पर इन रीजन में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट सनराइज। किस लिए? देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था? इस प्रोजेक्ट के अंदर था कि हम 1 लाख जो पेशेंट हैं एच आई वी के 1 लाख पेशेंट को हम फ्री में मेडिसिन देंगे, और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। फ्री ट्रीटमेंट कितनों को? 1 लाख जो भी HIV पॉजिटिव हैं, 1 लाख पर्सन जो भी HIV पॉजिटिव है, उनको फ्री ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्ट सनराइज के अंदर। अब अगर HIV की बात करें, HIV एड्स की बात करें, तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में HIV एड्स के मामले में, वो 3rd नंबर पर है। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पर है, जिसमें HIV जो एड्स है, एड्स के पॉजिटिव केसेस हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन केस अभी प्रेजेंट है इंडिया में एड्स के। ठीक है, और नंबर 1 पर जो है वो है महाराष्ट्र।
सबसे ज़्यादा इंडिया की अगर जो बात करें इंटरनल की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको केस मिलेंगे एड्स के। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर भी जो HIV के पॉजिटिव केस है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था JP नड्डा जी ने, जिसका नाम था प्रोजेक्ट सनराइज, ठीक है। तो क्लियर है ना इतना? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट सनराइज। हाईलाइट कर देते हैं इसको, ताकि अगर आप फ्यूचर में पेपर पढ़ो ना तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमारा है कि इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंटरनल पार्क विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि इंडिया का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बना, ठीक है, कौन से स्टेट में बना। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। और केरला में भी जो स्पेसिफिक जगह है जहां पर ये पार्क बना वो जगह है ओट्टापल्लम। ओट्टापल्लम में जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है ओट्टापल्लम यहाँ पर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरला में। यहाँ पर इंडिया का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क ओपन हुआ, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आई, जो इनिशियल खर्चा आया वो आया 231 करोड़ का, ठीक है। जिसमें ऑब्वियसली जो सेंट्रल है उसका कुछ शेयर है और जो स्टेट है उसका कुछ शेयर है, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कट स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट डज NAQI स्टैंड फॉर। NAQI देखो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसकी ना सिंपल फुल फॉर्म पूछी है, तो फुल फॉर्म है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। देखो साइंस में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, और जो ये हो गया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, तो इनके बारे में ना क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में कब लॉन्च हुआ? इंडिया में ये लॉन्च हुआ 2014 में, ठीक है। और इसकी जो थीम थी जब ये लॉन्च हुआ इंडिया में, इसकी जो थीम थी वो थी कि 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया में लॉन्च करने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक नंबर जो कि जिसके जो कोरस्पॉन्ड है वो एक कलर होगा, और वो कलर सिर्फ एक चीज को डिस्क्राइब करेगा। मीन्स ताकि जो पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया में डिजिटल डाइवर्जेंस बहुत है, मतलब कि जो गैप है ना बीच का, कि जो लिटरेट है और जो इलिटरेट पर्सन है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको वो इजीली पता कर पाए कि जो उनका एयर की क्वालिटी है वो क्या है, इसलिए इसको थोड़ा इजी वे में लॉन्च किया गया। तो इजी वे में इसलिए लॉन्च किया ताकि वो आराम से पता कर पाए कि उनके शहर में या उनके गांव में जो कि एयर क्वालिटी है वो कितनी है। तो इसलिए लॉन्च करने से पहले इन्होंने 1 नंबर 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे नंबर अगर जो आपका 300 है तो आपकी जो एयर क्वालिटी है वो पुअर है, तो इस टाइप से कि एक नंबर आपको एक चीज बता देगा कि आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेजर क्या क्या करता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इट मेजर 8 पोल्यूटेंट। ये क्वेश्चन एक बार ESC में आया था कि कितने नंबर ऑफ पोल्यूटेंट, ESC के करंट अफेयर में आता कि कितने नंबर ऑफ पोल्यूटेंट ये मेजर करता है। तो आंसर इज 8। ये जो मेजर करता है
8 पोल्यूटेंट मेजर करता है। और 8 कौन कौन से हैं? PM10, दूसरा है PM2.5। देखो PM10 और PM2.5, PM10 का हमें क्या डिसएडवांटेज है? अगर जो देखो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो अगर हमारे नोज के थ्रू PM10 पार्टिकल्स हमारे अंदर चले गए तो क्या होगा? देखो PM10 जो पार्टिकल है ना, वो हमारे नोज के अंदर चिपक जाता है, जिससे इरिटेशन होती है। और जो PM2.5 PM2.5 है, PM2.5 क्या करता है कि देखो जो PM2 जैसे हमने रेस्पिरेशन करा, तो उसके थ्रू जो PM2.5 पार्टिकल हैं अगर एयर में प्रेजेंट है तो वो डायरेक्ट लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, और लंग्स में जाके स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स की डिजीज हो जाती है, जिससे दमा हो जाता है ना, या काली खांसी हो जाती है, तो वो PM2.5 की वजह से होती है। तो PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, NO2 हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया NH3, और लेड हो गया, ठीक है। तो ये गैसेस हैं जो कि मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये मेजर करके 6 कैटेगरी में रिजल्ट देता है, ठीक है। सबसे पहले गुड, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद मॉडरेटली पोल्यूटेड, फिर पुअर, वेरी पुअर, और जो लास्ट कैटेगरी है वो है सीवियर। तो 6 कैटेगरी होगी, 1 2 3 4 5 6, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। तो इन 6 कैटेगरी में ये रिजल्ट देता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके साथ मिलके ये करता है? IIT कानपुर के साथ, ठीक है। तो IIT कानपुर और CPCB ये दोनों मिलके इसे कंट्रोल करते हैं, किसको? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल था कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI की फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद देखते हैं ये क्या, कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, कंट्रीज फर्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग लॉन्च बाय द CSIR। CSIR के द्वारा जो कंट्री का पहला एंटी डायबिटिक ड्रग था वो कौन सा था, ठीक है। देखो वो जो ड्रग था हमारा वो था BGR-34। अब देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल, UPPSC AE के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, पढ़ना हर चीज़ है। जो भी देखो करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, एटलीस्ट वो तो कवर करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो देखो ये जो है हमारा BGR-34, ये किसने दिया? ये दिया था CSIR ने। किसके साथ मिलके? ये मिलके दिया था जो नेशनल बायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसके साथ मिलके दिया था। और ये क्या करता है? ये जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर द वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व। देखो वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे हम जो ऑब्जर्व करते हैं चार्टर के बेसिस पर करते हैं। और उस चार्टर को कब लॉन्च किया था? वो जो चार्टर था पेरिस चार्टर 2000 था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पेरिस चार्टर 2000, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं हल्का सा कि ये पेरिस चार्टर 2000 है क्या। तो देखो ये जो है इस दिन, डेट बता रहा हूं, एक डेट थी, देखो डेट थी 4 Feb 2000। इस दिन क्या हुआ कि एक वर्ल्ड समिट हुआ। उस वर्ल्ड समिट में क्या था कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे जो कि कैंसर के बारे में, कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं
पेरिस चार्टर, ठीक है। पेरिस चार्टर क्या करता है, ये प्रमोट करता है, रिसर्च को प्रमोट करता है, और जो भी हमारे पास क्योर है या प्रिवेंशन है डिजीज का ना, तो उसको प्रमोट करता है। इसलिए जो भी हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं वो किसके बेसिस पर मनाते हैं, वो मनाते हैं हम पेरिस चार्टर 2000 के बेसिस पर मनाते हैं। 2000 क्यों, क्योंकि 2000 में एक समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट, जिसमें क्या चीज़ रखी गई थी, जिसमें ये रखा था कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे कैंसर से कैसे बचा जाए, ठीक है। तो इसके बेसिस पर फिर कैंसर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो है कि विच डिजीज इज कोज्ड बाय जीका वायरस, ठीक है। देखो जीका वायरस के बारे में पता है ना कि जीका वायरस जो होता है वो मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। जीका वायरस होता है मॉस्किटो बाइट की वजह से। और देखो जब मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो जीका वायरस के सिम्टम्स, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जीका वायरस के सिम्टम्स नहीं कोई होते, मतलब पता नहीं चलता कि आपको ये वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं पता चलते। तो हम बात कर रहे हैं जीका वायरस के बारे में। तो किसकी वजह से होता है, ये होता है मॉस्किटो बाइट की वजह से, मॉस्किटो बाइट की वजह से ये वायरस होता है। और ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं पता चलते, बस एक सिम्टम्स पता चल जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो पैरालाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक ही सिम्टम्स पता चलता है कि देखो जब पैरालाइज होती है तो इसका मतलब कि अब बहुत देर हो चुकी, तो उससे पहले के जो सिम्टम्स है वो नहीं पता चलते। जब मॉस्किटो बाइट होती है या जीका वायरस जब अटैक करता है ना, तो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सर में दर्द होना या कि बॉडी पेन हो गया, ठीक है, तो उस टाइप के सिम्टम्स नहीं पता चलते। ये तब पता चलता है कि जब बॉडी पैरालाइज होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब पता चलता है कि ये जीका वायरस की वजह से हो रही है। तो क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच डिजीज इज कोज बाय जीका वायरस, कि जीका वायरस की वजह से कौन सी डिजीज कोज होती है। ऑप्शन है मैक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, एक्रोमेगली और हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसिफोली, आंसर इज माइक्रो। देखो जिसका ये पेपर था ना उसने इसे सी को डाउटफुल में डाल रखा था और एक और टिक लगा दिया मैक्रो और माइक्रो में, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है माइक्रोसिफोली। तो देखो माइक्रोसिफोली क्या होती है, माइक्रोसिफोली होती है कि अगर देखो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मॉस्किटो बाइट कर लेता है और उसकी वजह से उसको जीका वायरस लग जाता है, तो वो जिस बेबी को बर्थ देगी, वो जो बेबी होगा उसके अंदर भी जीका वायरस के सिम्टम्स दिखेंगे, और वो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना उसके अंदर एक डिजीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफोली, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, डिजीज का नाम है माइक्रोसिफोली, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो हेड वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, हेड वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, मतलब जो आपके जो ऊपर की शेप होती है ना वो कुछ ऐसी हो जाती है, जो चाइल्ड हेड होता है ना वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। तो ये डिजीज है किसकी वजह से, जीका वायरस की वजह से। और किस में होती है, ये होती है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उसमें मिलती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, देखो सिंपल क्वेश्चन था कि विच डिजीज इज कोज्ड बाय द जीका वायरस, कि जीका वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो आंसर इज माइक्रोसिफेली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी द फर्स्ट टू लॉन्च जेंडर टैक्सी फॉर ट्रांसजेंडर। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन ये है कि इन चारों स्टेट में से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला, इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसने अपने राज्य में पहली बार जो जेंडर टैक्सी का कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेंडर्स के लिए वो लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर है केरला,
ठीक है। केरला ऐसा राज्य है जिसने कि जो जेंडर इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट है, जेंडर टैक्सी का कॉन्सेप्ट है, वो लॉन्च किया था अपने राज्य में। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि देखो इंडिया में जो जेंडर इनइक्वेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मेल फीमेल में ही इतनी ज़्यादा है, मेल और फीमेल में, ठीक है। तो जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, तो मेल फीमेल में इतनी ज़्यादा है, तो अदर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। मतलब जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा सा अपोज करता है जो अदर जेंडर वाले लोग हैं ना उनको, ठीक है। लेकिन अभी LGBTQ जब से पास हुआ तो ऑफिशियली तो ठीक है, लेकिन जो हमारी मेंटेलिटी है वो अभी भी वही है जो कि पहले थी। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने क्या किया, जेंडर टैक्सी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि जो टैक्सी चलाते हैं वो कौन चलाएंगे, वो भी ट्रांसजेंडर चलाएंगे, और उनका जो ओनर होगा वो भी ट्रांसजेंडर होगा, ठीक है। मतलब जो टैक्सी का पूरा कंट्रोल है वो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको दे दिया था, ठीक है। ओन्ड भी वही करेंगे और ऑपरेट भी ट्रांसजेंडर ही करेंगे। और ये क्यों किया था कि जो सोशल स्टिग्मा है ना वो किसी तरह खत्म कर दें, टू एंड सोसाइटियल स्टिग्मा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जेंडर टैक्सी का, जो कि सबसे पहले केरला जो स्टेट है उसमें लॉन्च किया था, ठीक है। अभी केरला के CM कौन है, कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज रूल्ड इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट दैट वुमेन कैन बी अ कर्ता ऑफ फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन में है कि ये 4 कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कि इन चारों हाई कोर्ट में से किस कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो वुमेन है फैमिली के अंदर वो भी एज अ कर्ता हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। देखो जो मतलब इस टाइप के डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ही लेती है। तो आंसर जो है वो है दिल्ली हाई कोर्ट। अब इसमें बच्चे पता क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यूपी का एग्जाम हो रहा है, यूपी PSC, तो इसमें एक ऑप्शन है, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होगा वो यूपी से रिलेटेड पूछेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लगा दिया और हो गया कि सही हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट आंसर नहीं है, आंसर जो है वो है दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 27। देखो अब समझ लो कि जो कर्ता है उसका मतलब क्या है। देखो बता देता हूँ कर्ता का मतलब। देखो कर्ता का मतलब है कि जो भी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में देखो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है कि जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है उसको हम कर्ता ट्रीट करते हैं। मतलब पूरी जॉइंट फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम होती है, और हर काम में उसका डिसीजन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। किसका, जो भी हमारे पास मेल मेंबर है, जो भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है ना जॉइंट फैमिली में, उसका जो डिसीजन होगा वही मान्य होता है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और मतलब जो भी म्यूचुअल प्रॉपर्टी हैं या जो भी राइट हैं वो सब उसी के हाथ में होते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अगर किसी जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी जो है मेंबर वो लेडीज़ है, वो फीमेल है, तो उसको भी जो कर्ता के राइट हैं वो मिलने चाहिए। तो उन राइट में क्या क्या आता है, देखो उन राइट में आता है कि फुल अथॉरिटी टू मैनेज प्रॉपर्टी, कि उस फैमिली के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने की कर्ता को पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, और जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, रिचुअल्स और अदर अफेयर्स, जो भी अदर अफेयर्स होते हैं उन सबको मैनेज करने की पूरी अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी के मामले में भी हस्तक्षेप करने की
इसको आज़ादी होती है जो भी करता होता है फैमिली का। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया ये किसने लिया, ये लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड फॉर द ईयर 2016। देखो ये अवार्ड भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि देखो पर ईयरली अवार्ड पढ़ते हैं कि जैसे 2020 है, 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला और जो भी नोबल अवार्ड है वो किसको मिला। तो जितने भी अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा पेपर में अवार्ड्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एमनिस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। जो ये है एमनिस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड, ये किसको मिला 2016 में। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका है हेनरी टिफैनी। ठीक है, हेनरी टिफाने इसका सही आंसर है। तो ये कौन थे, देखो ये थे इंडियन लॉयर थे, हेनरी जी इंडियन लॉयर थे, और जो ह्यूमन राइट को डिफेंड करता है ये उस टाइप के लॉयर थे, ह्यूमन राइट डिफेंडर थे मतलब। ठीक है, और ये जो अवार्ड मिला ये 8th ह्यूमन राइट अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है ये, क्वेश्चन नंबर 28 अवार्ड कौन सा है ये, अवार्ड है 8th ह्यूमन राइट अवार्ड। ठीक है, 8th ह्यूमन राइट अवार्ड है, और कहाँ पर मिला, ये इनको मिला था बर्लिन में। कब मिला था, ये मिला था 25 अप्रैल को। ठीक है, और ये जो है हेनरी जी, ये क्या है, इंडियन इंडियन है, इंडियन लॉयर है और ह्यूमन राइट डिफेंडर, ह्यूमन राइट डिफेंडर। ठीक है, ह्यूमन राइट डिफेंडर समझ गए ना, जो कि ह्यूमंस के जो बेसिक राइट्स हैं उनको डिफेंड करते हैं। मीन्स अगर कोई राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट है उनको वायोलेट करे तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन राइट डिफेंडर, उसको डिफेंड करना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हु मेड दीपावली डिक्लेरेशन इन इंडिया। इंडिया में जो दीपावली डिक्लेरेशन था वो किसने, दीपावली डिक्लेरेशन किसने करा। ठीक है, तो देखो ये जो है क्वेश्चन, ये कहाँ से है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है पॉलिटी से। तो आंसर जो इसका है वो है लॉर्ड इरविन। तो दीपावली डिक्लेरेशन में क्या है, दीपावली डिक्लेरेशन में ये है कि देखो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ना पूरी आज़ादी की बात कर रही थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये बोल रही थी कि जो आपने पहले मांग करी थी कि जो भी लोकल लीडर्स हैं उनमें जो इंडियंस हैं उनको सेलेक्ट करो जो कि लोअर लेवल पर है ना। तो उस टाइम पर क्या करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो दीपावली डिक्लेरेशन है वो नहीं दिया था। लेकिन जब आईएनसी संपूर्ण आज़ादी की बात कर रही थी ना, तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बात कर रही थी दीपावली डिक्लेरेशन की। तो इसलिए क्या किया था, सिर्फ बात बात चली थी इसकी, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, और आईएनसी ने इसको पूरी तरह मना कर दिया था। तो ये किसने बात करी थी इसकी, इसकी बात करी थी लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अबाउट द इवेंट ऑफ 1857। देखो 1857 के बारे में तो सब जानते ही होंगे। अबाउट द इवेंट ऑफ 1857 हु सेड, किसने कहा था कि इट वाज फार मोर देन अ म्यूटिनिटी म्यूटिनी येट मच लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो आप सबने पढ़ा होगा रिबेलेशन ऑफ 1857। ठीक है, रिबेलेशन ऑफ 1857 में क्या था कि जो फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये किसने कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था इसके बारे में, जो है ये जो कहा था, ये कहा था कट स्टार्ट।
तो ये जो है हमारा है ना, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टार्ट। तो ये जो था ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो रिबेलेशन ऑफ 1857 है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं सिफोए म्यूटिनी या रिबेलेशन ऑफ 1857, ठीक है। रिबेलेशन ऑफ 1857 मतलब ये मानता है कि जो हमारी जो आज़ादी की नींव रखी गई वो 1857 में ही रखी गई, ठीक है। तो इसके जो हीरो थे, ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ दिस म्यूटिनिटी, देखो जो थे वो थे, एक थे शहजादा फिरोज खान, ठीक है। ये कहाँ से थे? ये थे रोहिला से, रोहिलखंड से, ठीक है। शहजादा फिरोज खान। दूसरे जो थे वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे, ठीक है। कि बिहार वाले एरिया का जितना भी कारोबार था ना वो कुंवर सिंह जी के पास था। और जो रोहिलखंड के के रोहिलखंड का जो एरिया था वो शहजादा फिरोज खान जो थे वो संभाल रहे थे इस म्यूटिनिटी को, ठीक है। और हाँ, जो ये था 1857 की जो रिबेलिएशन था, ये ना एक अनसक्सेसफुल ही था। और वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि प्लानिंग नहीं थी कोई, ठीक है। क्योंकि मास गैदरिंग नहीं हो पाई थी और लोगों को ना पता भी नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए ये एक अनसक्सेसफुल था। लेकिन इसके बाद ही लोगों को जागरूकता हुई इस बारे में कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो इसको लीड कौन कर रहा था? हु लीड्स? देखो यहाँ से जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। रीजन वाइज है। दिल्ली, दिल्ली में जो लीड कर रहा था वो कर रहे थे बहादुर शाह और हकीम उसला, ठीक है। तो बहादुर शाह जी और हकीम जी इसको लीड कर रहे थे दिल्ली में। उसके बाद लखनऊ में, लखनऊ में कर रहे थे कौन? लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला। देखो ये जो हकीम जी थे ना, ये जो बहादुर शाह जी थे इनके एडवोकेट थे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मिलके कर रहे थे। और जो लखनऊ था, लखनऊ में बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला कर रहे थे लीड इस म्यूटिनिटी को। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट है वो है कानपुर। कानपुर में कौन कर रहे थे? कानपुर में कर रहे थे नाना साहेब, राव साहेब और तात्या टोपे जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन लीड कर रहा था, लखनऊ में कौन लीड कर रहा था और कानपुर में कौन लीड कर रहा था, ठीक है। वैसे तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है कि कहाँ पे कौन लीड कर रहा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दिल्ली वाला है। लखनऊ का है कि बेगम हजरत महल, और कानपुर का है जिसमें ताता टोपे जी हैं, तात्या टोपे जी हैं, राव साहब जी हैं और नैनो साहब हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, तो इनमें से चार वो दे रखे हैं, प्रोवेंस दे रखे हैं, पंजाब, बिहार, आसाम, बंगाल। इन चार में से कौन सा प्रोवेंस मांग कर रहा था कि हमें
अलग रहना है, तो इनमें से जो आंसर है वो है पंजाब। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो पंजाब में रहने वाले थे वो कुछ लोग उनमें से जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे कि वो एक अलग कंट्री बनाएंगे जिसका नाम खालिस्तान रखेंगे। तो ये किस टाइम की बात है, ये बात है कि जब पार्टीशन हो रहा था ना इंडिया का, तो उस टाइम पर पंजाब एक ऐसा रीजन था जो कि अलग होने की मांग कर रहा था। ठीक है, तो आंसर इज पंजाब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राजा राम मोहन रॉय डाइड इन इंग्लैंड इन द ईयर, कि जो राजा राम मोहन राय जी थे वो कब डाइड हुए, कब मरे, किस ईयर में मरे। तो जो सही आंसर है वो है 1833 एडी। जो इनकी डेथ हुई वो 1833 एडी में हुई। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब जो पहली वीडियो डाली थी ना उसमें बताया था कि जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना इंडिया के, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि किसने मूवमेंट लीड करे और जितने भी हीरोज थे इंडिया के, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एक या दो क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने क्या किया था, ये देखो सोशल एक्टिविस्ट थे, तो इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म लाए, एक सोशल रिफॉर्म लाए और एजुकेशनल रिफॉर्म लाए थे, रिलीजियस रिफॉर्म लाए थे। ठीक है, मतलब इनको जो चीज़ गलत लगती थी ना ये बोल देते थे और उसको हटाने के लिए काम करते थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे इनके सोशल रिफॉर्म है, एजुकेशनल रिफॉर्म है और जो रिलीजियस रिफॉर्म है वो भी हैं। ठीक है, और ये फाउंडर भी थे, जो ब्रह्मो समाज है ना उसके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, और देखो इनको जो राजा का टाइटल था ना, ये टाइटल किसने दिया था, राजा का जो टाइटल था ये इनको दिया था अकबर ने, अकबर द्वितीय ने दिया था इनको राजा का टाइटल। ठीक है, तो इनके कुछ रिफॉर्म देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, जैसे कि रिलीजियस रिफॉर्म देख लेते हैं। इनके जो रिलीजियस रिफॉर्म थे वो देख लेते हैं। देखो 1803 में इनकी पहली बुक आई, फर्स्ट बुक आई इनकी, और उस बुक का नाम था गिफ्ट ऑफ, इस बुक का नाम था, देखो ये जो बुक थी ना इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन गॉड का, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, कि जो भगवान जी हैं वो एक ही हैं। ठीक है, और बुक का जो नाम था वो था गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट। ठीक है, मोनो का मतलब समझ गए ना, मोनो का मतलब है सिंगल, तो गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट इनकी पहली बुक का नाम था, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट गॉड, वन गॉड। उसके बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसलेट करे जो अपने उपनिषद है ना और जो वेदास हैं, तो इन्होंने वो हिंदी में थे या संस्कृत में थे, तो सबसे पहले जो बंगाली लैंग्वेज थी ना उसमें इन्होंने वो ट्रांसलेट करे, तो ही ट्रांसलेटेड 5 उपनिषद, 5 उपनिषद ट्रांसलेट करे, वेदास ट्रांसलेट करे इन्होंने किस में, जो बंगाली थी उसमें ट्रांसलेट करे। ठीक है, तो ये तो हमारा था 1803 का। उसके बाद जो फेमस रिफॉर्म इनका आया 1814 में, इन्होंने एक सभा बनाई, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा इन्होंने बनाई। ठीक है, आत्मीय सभा में क्या था कि जो भी कास्ट रिजिडनेस है ना उसके अगेंस्ट गए हैं, अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटीज। ठीक है, कास्ट रिजिडिटीज और मीनिंगलेस रिचुअल्स। कास्ट रिजिडिटी का मतलब कि देखो कास्ट में अगर जो कुछ ऐसी चीज है जो कि मतलब जो कि जिसका कोई एडवांटेज नहीं है, जिसके नुकसान ही नुकसान है ना, सही मतलब किसी भी कास्ट में अगर जो कोई सही चीज नहीं है लेकिन कास्ट रिजिडिटी की वजह से हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं पहले से ही,
तो वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई राजा राम मोहन राय जी ने कि कास्ट की वजह से जो कुछ चीज़ों में रिजिडिटी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ साथ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो वो टाइम था जब कास्ट बनी थी उस टाइम पे वो चीज़ सही है, लेकिन आज वो चीज़ गलत है। तो वो जो रिजिडिटी है उस टाइम से अब तक के बीच की, वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कि कास्ट समझ के फॉलो कर रहे हो। जो दूसरा था वो था मीनिंगलेस रिचुअल, जो कि खामा खाए के जो रीति रिवाज है ना, वो बंद करने के लिए इन्होंने बोला था कि जिनका कोई फायदा नहीं है, जिनके वजह से नुकसान होता है, तो वो जो रीति रिवाज है और मीनिंगलेस जो रीति रिवाज है ना, उनको बंद करने के लिए बोला था। उसके बाद देखो, ये तो 1814 हो गया। उसके बाद 1820 में इन्होंने बताया कि जो क्रिश्चियनिज्म के बारे में थोड़ा बताया कि जो क्रिश्चियन में जो क्रिस्ट होता है ना, उसको ये कभी गॉड नहीं मानते थे, ठीक है। क्योंकि जो क्रिश्चियन होता है ना, वो जो क्रिस्ट होता है ना, जो पादरी होता है, जो कि चर्च में पूजा करते हैं ना, वो उसको गॉड मानते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला कि वो गॉड नहीं है, क्रिस्ट नॉट अ गॉड, ठीक है। तो ये इनके रिलीजियस रिफॉर्म थे। उसके बाद इनके जो सोशल रिफॉर्म थे ना, जो सोशल रिफॉर्म थे वो थे कि देखो, एक तो बता दिया कि जो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी, इन्होंने एस्टेब्लिश करा था ब्रह्मो समाज को, ब्रह्मो समाज को, ठीक है। और 1818 में ये जो सती प्रथा थी अपनी, तो उसको बंद करवाया। एंटी सती एंटी सती स्ट्रगल करा। तो देखो, सबसे ज्यादा फेमस तो ये इसी काम के लिए है, एंटी सती स्ट्रगल के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। देखो, जो हमारी सती प्रथा थी कि जब कोई भी कपल में से अगर हस्बैंड मर जाता है, तो जो फीमेल बचती है, फीमेल स्पोर बचे ना, बचती है, तो उसको सती लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो मर गया किसी कारण से। तो जो कि गलत था, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा ही ना मरा, और मरा भी तो फिर ये सही नहीं है कि वो भी मर जाए, ठीक है। तो ये जो एंटी सती था, ये इन्होंने करा था। जो परंपरा चली आ रही थी ना सती लेने की, तो इन्होंने ही खत्म करवाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि लोगों को घर घर जाके समझाया, और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके एक लॉ भी बना दिया कि ये जो है ये गलत है, और अगर कोई ऐसा करेगा या किसी को फोर्स करेगा फीमेल को सती लेने के लिए, तो उस पर केस होगा, ठीक है, जेल होगी उसको। तो ये जो है सती प्रथा, ये इन्होंने खत्म करवाई, जिसके लिए ही ये फेमस हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट था कि बचपन में ही शादी कर देते थे, या एक ऐसी एज जो कि सही नहीं है मैरिज के लिए, उस एज में शादी कर देते थे, 8-9 साल की उम्र में शादी कर देते थे। तो जो चाइल्ड मैरिज है उसको भी इन्होंने ही खत्म करा। और इन्होंने ही बात करी थी कि जो हिस्सेदारी है ना जमीन में, प्रॉपर्टी जो राइट है, वो सिर्फ पुरुषों को ही नहीं होना चाहिए, वो वुमेन्स को भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये सब इनके जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनमें आता है। और इन्होंने काफ़ी कैंपेन भी चलाए, किसके अगेंस्ट? जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। तो इन सब के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन भी चलाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1870s में हिंदू कॉलेज खोला, जो कि अभी वाराणसी में है, बीएचयू के नाम से, ठीक है। और 1825 में एक और कॉलेज खोला, वेदांता, ठीक है। तो ये सब इनके एजुकेशनल रिफॉर्म थे, ये सब इनके जो थे वो सोशल रिफॉर्म थे। उससे पहले जो अभी देखे वो रिलीजियस रिफॉर्म थे, ठीक है। तो एक आइडिया हो गया ना राजा राम मोहन राय जी के बारे में, कि जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो डाई कब मरे थे? वो 1833 में मरे थे। तो उनके बता दिया कि वो फेमस क्यों थे और क्यों हमें जानना चाहिए, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, हुज नेम इज रिलेटेड विद द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। देखो, एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो ये पॉलिसी जो थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये किसने करी थी? ठीक है, मतलब किसने ये जो टर्म है सबसे पहले ये कॉइन करी थी, जो रिंग फेंस की पॉलिसी थी वो वाली।
तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। अब ये पॉलिसी क्या है वो देख लेते हैं। देखो रिंग फेंस नाम से ही पता चल रहा है ना, रिंग फेंस, फेंस मतलब फेंसिंग, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे किसी ने कोई घर बनाया तो सेफ्टी के लिए बाहर जो फेंसिंग कर देते हैं ना, तो वो उसी टाइप की है ये पॉलिसी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो ये करी किसने, ये करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, और क्यों करी थी, देखो जब स्टार्टिंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इंग्लिश कंपनी बोल दो, इंग्लिश कंपनी थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, नॉट इनफ स्ट्रांग। ठीक है, तो इसे क्या लगता था, इसे डर लगा रहता था कि जो वहाँ पे स्ट्रांग पावर है ना, जो कि मराठास की हो गई, ठीक है, और मराठास की पावर हो गई स्ट्रांग, और जो निजाम हो गए, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा दबदबा था, उनकी पावर थी उस टाइम पर जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि मराठास या निजाम इन पर हमला ना कर दे, तो इन्होंने सोचा कि हमें बीच में एक बफर जोन बना लेना चाहिए। ठीक है, मान लो कि इस एरिया में ब्रिटिश रहते हैं, इस एरिया में ब्रिटिश रहते हैं, तो और इस एरिया में रहते हैं मराठास। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बीच के जो भी स्टेट है ना, ये क्या करते थे कि बीच के जो भी स्टेट है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि हर स्टेट में सेपरेट पावर होती थी, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे कि जिसमें पावरफुल किंगडम था, जैसे मराठास हो गए। तो जैसे कोई बीच का स्टेट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का और मराठास का, तो ये कंपनी क्या करती थी, उस स्टेट के साथ मिलके अलायंस कर लेती थी कि तुम्हें हम कुछ नहीं होने, तुम्हें हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे और तुम हमें मिलिट्री सपोर्ट करना, या अगर कोई भी तुम्हारे स्टेट में एंटर करे तो तुम्हें हमें बताना होगा। तो इस टाइप के कुछ अलायंस कर लेती थी। मतलब उसने क्या किया है कि जो बफर जोन है, बीच में एक बफर जोन बना लिया, ताकि कोई भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर हमला ना कर सके। ठीक है, तो ये था, कौन सी वो थी ये, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या क्या कर रहा था, ये अपने आप को सेफ गार्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी कौन सी थी, रिंग फेंस पॉलिसी थी, जो कि ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करी थी, ये टर्म कॉइन करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हु वाज इंडियाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। जब सबसे पहले एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, तो उस टाइम पर जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, तो देखो ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो जो आंसर है वो है एम हेस्ट। एम हेस्ट जो थे वो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जब एंग्लो बर्मा वॉर हुई। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था हमारा पास क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इन द लिस्ट ऑफ टाइम पीरियड, इन द लिस्ट ऑफ, देखो ये एक लिस्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, लिस्ट का नाम है ये, इन्वर्टेड कोमा में है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, रिलीज इन दिसंबर 2015, व्हाट वाज द रैंक ऑफ आईएएस चीफ अबू बकार अल बगदादी। कि ये जो है लिस्ट, इस लिस्ट में जो आईएएस के चीफ थे, चीफ था ना जो आईएसआई का, अबू बकर बकर अल बगदादी, इसकी जो थी पोजीशन वो क्या थी। ठीक है, तो इस लिस्ट में, मतलब ये लिस्ट जो थी वो थी कि कौन सबसे खतरनाक पर्सन है पूरे वर्ल्ड का, उस लिस्ट में इसकी जो पोजीशन थी वो सेकंड पोजीशन थी। तो जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, तो कौन है भाई साहब, ये है अबू बकार अल बगदादी। ठीक है, ये लीडर थे किसके, आईएसआई का लीडर था ये, लीडर था आईएसआई। आईएसआई समझते हो ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ
इराक, ठीक है, एक टेररिस्ट संगठन है। तो क्या हुआ था कि जो अबू बकर अल बगदादी था ना, इस पे इसे टेररिस्ट घोषित कर दिया था, ठीक है, टेररिस्ट घोषित कर दिया था, यूएन ने कर दिया था, और जो यूरोपियन यूनियन है उसने कर दिया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने कर दिया था, और जो यूएस है ना, यूएस ने तो कुछ स्पेशल सैंक्शन लगा दिए थे और इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, ठीक है, और स्पेशल डेजिग्नेशन दे दी थी इसको। तो उसकी वजह से ये क्या हुआ, जो अल बगदादी था ये लिस्ट में सेकंड नंबर पे आ गया था, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो देखो वीडियो लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में ना यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 36 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक हम कवर कर लेंगे। ये जो पेपर है ना, इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। तो इसको हम 6 पार्ट में ख़त्म करेंगे। देखो पहली वीडियो में 15 तक करे थे, दूसरे में 35 तक करे, और जो थर्ड वीडियो अभी बनेगी ना उसमें हम 50 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 3 वीडियो में हम 50 तक कवर करेंगे। फिर जो अगली 3 वीडियो आएंगी उसमें जो नेक्स्ट के 50 टू 100 क्वेश्चन है ना वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि इन क्वेश्चन के आसपास का जितना भी एरिया है ना उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके जो फ्रेंड हैं वो भी यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।